क्वांटिटी के पीछे मत भागो, अभी क्वालिटी के पीछे भागो। जितना आपने किया है, अगर आपने 80% भी कवर किया है ना, तो उससे भी आप, अगर उससे आपकी आउटपुट अगर उसकी 80% की भी अगर आप मान लो उसमें से अगर 90% आप करेक्ट कर देते हो तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा। तो अभी मैं यही कहूँगा कि आप क्वांटिटी के पीछे मत भागो, जितना आपने किया है, क्योंकि अभी ये ना सबसे बड़ा क्रिटिकल फेज होता है। आपने जो ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन की है ना, अगर यहाँ पे आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो आपको वहाँ पे डिमोटिवेशन फील होने लग जाता है कि यार ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। तो ये एक तो आपको कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है, कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना बड़ा ज़रूरी है। Hello everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I am your host for today, आशीष फुटान, and आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज में 18th रैंक हासिल किया है एंड हमारे साथ सामने में बैठे हुए हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। तो लेट्स वेलकम हरी सिंह। कैसे सर आप? थैंक यू सर, बहुत अच्छे सर। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं, क्या क्या आपने पढ़ाई की है सब। सर बेसिकली तो मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है, छोटा सा गांव है बैजलपुर। और जो मेरी इनिशियल स्कूलिंग रही है वो मेरे गांव की जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है वहीं से रही है। 10th क्लास तक मैंने वहीं से स्टडी की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की है NIT कुरुक्षेत्र से मैकेनिकल स्ट्रीम में। 2019 में मैं पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने 6 महीने प्राइवेट सेक्टर में जॉब की। उसके बाद फिर वहाँ से मैंने जॉब रिज़ाइन करके मैंने 25 फरवरी 2020 को ये मेरी जो प्रिपरेशन जर्नी थी ये स्टार्ट की थी। और उसके बाद मैंने 2021 में गेट लिखा, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 863 आई थी मैकेनिकल में, और XC में मेरी 98 थी। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस दिया मैंने, तो वो जो इंटरव्यू कॉल थी वो मेरा 1 मार्क्स से रह गया। उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट आया, गेट 2022 दिया, वो मैंने सिर्फ मैकेनिकल में लिखा। उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 246 आई, और उसी के बेस पे मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग हूँ। और उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, और फाइनलिस्ट में नाम आ गया। कैसे मोटिवेट हुए आप इस एग्ज़ाम को दिलाने के लिए? मतलब क्या ध्यान में था कि कोई भी जॉब मिल जाए, कि मिलना है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज ही? सर बेसिकली कॉलेज टाइम में था। कॉलेज टाइम में तो मतलब कॉलेज टाइम में माइंड में तो था कहीं ना कहीं कि कुछ मतलब ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा था मैं, कि क्या क्या ऑप्शंस मैं देख सकता हूँ। बट उस टाइम में ऐसा था कि फाइनल ईयर में ऐसा वो माहौल ऐसा बन गया कि नहीं सभी कैंपस प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो एक बार कैंपस प्लेसमेंट ही ले लेते हैं। तो कैंपस प्लेसमेंट हो गया। फिर प्राइवेट सेक्टर में जब मैं जॉब कर रहा था, तब जॉब करते वक्त मैंने रियलाइज़ किया सर कि अगर मैं आज से 5 साल के बाद देखता हूँ मैं कि अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ उसमें क्या मैं काम करूँगा, वो मुझे मतलब वो एक जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है कि जो बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ में। मेरे को लगा कि नहीं यार, ये काम मतलब इसके लिए तो एटलीस्ट मैं नहीं बनाऊँ। तो फिर मैंने वहाँ से ऑप्शंस देखे। फिर मैंने देखा कि यार इंजीनियरिंग सर्विसेज है। फिर वहाँ से तो सर वो जर्नी स्टार्ट हुई। मोटिवेशन का ये था कि सर उससे पहले मैंने कई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया, जैसे JEE का टाइम था 12th में। तो मतलब जो एक मैं रिजल्ट चाहता था उस टाइम ये था कि IITs में जाना है, IITs में जाना है, वो नहीं हो पाया। तो ये मतलब ये था कि यार कुछ तो करना है। बट मतलब ये हो कि बाद में मतलब खुद पे इतना भरोसा भी नहीं था, क्योंकि पहले फेलियर ही देखे थे। बट ये था कि यार अगर अभी नहीं किया तो क्या पता आगे बाद में कर भी ना पाए। तो वो क्या ना, एक लाइफ टाइम आपको रिग्रेट रह जाएगा यार, क्या पता मैं अगर कोशिश करता तो हो जाता। तो मैं ये था कि यार एफर्ट करते हैं, अपनी तरफ से दिल लगा के मेहनत करते हैं, प्लस फैमिली का अच्छा सपोर्ट था। तो मतलब उस चीज़ को मतलब एक होता है ना कि आप, क्योंकि वो ऐसा टाइम था आप जॉब छोड़ूं ना छोड़ूं, तो वो फैमिली का फुल सपोर्ट था कि आप अगर आप मतलब क्योंकि आपकी एज भी है, अगर अभी आप ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई करो। तो वहाँ से फिर ये था कि मोटिवेशन तो यही था सर कि एक बार देखते हैं कि मतलब बाद में रिग्रेट ना रह जाए। इसी मोटिवेशन का स्टार्ट किया कि आप फिर तैयारी करते रहे। हाँ। फिर पहली बार ये रिजल्ट आया जब आप जो चाहते थे, तो क्या रिएक्शन था, कहाँ पर थे, क्या सिचुएशन था उस समय पे? सर एक्चुअली मतलब जहाँ मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम कर रहा हूँ ना, वहाँ पे क्या है ना, हमें मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं होते। तो रिज़ल्ट आया 3-3:30 बजे के आसपास। तो मैं आया वहाँ से 5:20 के आसपास। तो एक छोटा इंसिडेंट है कि लास्ट ईयर जब रिजल्ट आया था 2021 में, तो मेरा एक क्लासमेट सेलेक्ट हुआ था, मुनीश कुमार, उसकी 15th रैंक थी। तो उस टाइम मैंने सबसे पहले रिजल्ट देखा और मैंने उसको इन्फॉर्म किया कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, तेरी 15वीं रैंक आ गई। तो वो इस बार जब मैं दे रहा था तो वो मेरे को बोलता था
यार इस बार अगर तेरा होता है ना तो सबसे पहले तेरे को बधाई तो मैं ही दूंगा, मतलब मैं ही रिजल्ट चेक करूँगा। तो रूम पे आया, मोबाइल चेक किया, 8 मिस कॉल्स थी, क्लियर हो गया कि रिजल्ट तो आ गया और सिलेक्शन भी हो गया। उसके बाद फिर मैं यार क्या करूँ उधर, क्योंकि सोशल मैंने जैसे नेट ऑन किया तो फिर मैं चल लिस्ट देखते हैं डायरेक्ट, बस वो होता है ना हड़बड़ी हाथ होते हैं, आपकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है उस टाइम पे। तो जैसे ही लिस्ट खोली और जल्दी से मैकेनिकल खोला, उसको जूम किया, नाम कहाँ है, वो एकदम नाम दिखा हरी सिंह, साइड में फिर देखा इधर की सीरियल नंबर क्या है 18th। वो एक ऐसा मोमेंट है सर, उसको मतलब जैसे बाद में मैंने सबसे पहले अपने जो बड़े भाई हैं डॉक्टर हैं उनको बताया मैंने, उसके बाद मम्मी पापा को बताया। मतलब उस टाइम मतलब मैं इतना ज़ोर से चिल्लाया था सर कि वो 100-150 मीटर दूर वहाँ पे ना हमारे वो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पे एक था मेरा वहीं पे जो बैचमेट था जो जॉब में, तो मैं जो चिल्लाया ना तो उसको सुनाई दिया कि भाई वो वहाँ से भागा है कि यार रिजल्ट तो आ गया, क्योंकि सभी को पता था कि मैंने इंटरव्यू दिया हुआ, रिजल्ट आने वाला है। तो वो उसके बाद फिर वहाँ पे फ्रेंड्स थे, मतलब बहुत ही मतलब एक वो अच्छा मोमेंट था। उसके बाद मतलब एक ने मेरे से पूछा, एक रिलेटिव ने, कि आप अभी कैसा फील कर रहे हो। तब थोड़ा सा मतलब मैंने सोचा कि यार मतलब जो मैं अभी फील कर रहा हूँ ना, मैं ये आपको बता नहीं सकता अभी, क्योंकि ये सिर्फ वो एक ऐसी फील है कि जो मैं अभी खुद ही महसूस, मतलब मैं खुद भी नहीं महसूस कर सकता वो सर। मतलब एक दरम आपके ना पिछले 2.5 ईयर्स के सारी वो एकदम वो जर्नी है ना, वो एकदम ये मान लो कि एक 1.5x में आपकी ना पूरी एक स्पीड से निकल गई कि यार हाँ यार एक जर्नी थी और उसका जो एक एंड आप चाहते थे, और एक लाइफ में मतलब पहली बार मेरे को ऐसा लगा कि यार जो मतलब एक होता है ना कि आप समथिंग यू ड्रीम फॉर समथिंग, आप एक विश करते हो कि यार काश, मतलब शुरू से ही मतलब ये तो है कि मतलब 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ, चाहे सिविल सर्विसेज का रिजल्ट हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का रिजल्ट हो, यार वो एक कोरा पे पढ़ रहे हैं कि यार जो यूपीएससी की जो लिस्ट आती है ना होली पीडीएफ, उसमें अगर आपका नाम हो तो वो मतलब एक्सपीरियंस पड़ता था कि मैंने पढ़ी, मेरा नाम देखा तो ये ऐसे रिएक्ट ऐसा। तो उस टाइम मतलब कुछ समझ नहीं पाया, बस वो एक अलग ही मोमेंट है सर। अभी भी आज भी जब याद आता है तो वो होता है ना, एंजॉय करता हूँ उस मोमेंट को। कैसे आपने ये सोच लिया था कि भाई यही करूँगा मैं, क्योंकि आपका तो गेट में ऑलरेडी हो गया था, है ना? गेट में आप क्वालिफाई होके आप सिलेक्ट हो गए थे, फिर आप ईएस के तरफ आपका क्यों उसके बाद भी लगता था कि नहीं यार ईएस ही बनना है? नहीं सर, जैसे मैंने जर्नी स्टार्ट की थी ना तब रेलवे निकल चुकी थी, वैकेंसीज कम थी, तो मेरा ये था कि यार देखो आप प्रिपरेशन तो कर रहे हो बट आपको रियलिटी को भी समझना पड़ेगा। तो रियलिटी ये थी कि वैकेंसीज बहुत कम है, एफर्ट मारूंगा मैं जितना मैं कर सकता हूँ 100%, मैं 110% एफर्ट करूँगा, बट कहीं ना कहीं मैं प्लान बी जरूर रखूँगा। तो मेरा ये प्लान बी था कि मैं साथ में गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, गेट के बेस पे अगर मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं उस अपॉर्चुनिटी को ले लूँगा। उसके अलावा मेरा ये था कि बाय चांस जैसे अभी गेट के बेस पे मेरे को इस बार जॉब मिल गई, अगर ये जॉब ना मिलती तो भी मेरा ये था कि प्लान सी था कि मैं मास्टर्स करूँगा, क्योंकि मेरा ये था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के मैं 2 बेस्ट अटैम्प्ट दूंगा। मैंने इस बार जैसे 2023 के लिए मैंने फॉर्म भी अप्लाई नहीं किया था, मेरा ये था कि अगर नहीं भी होता है तो भी मैं इस साल थोड़ा रेस्ट लूँगा, ब्रेक लूँगा, अगर फिर मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे करना चाहिए तो मैं 2024 वाला अटैम्प्ट दूंगा। तो ये मेरा प्लान ये था इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसके लिए मैंने मतलब ऑलवेज फोकस, मेरा माइंड सेट यही था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज, बट आपको रियलिटी भी समझनी है। तो अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज में नहीं होता है तो आप गेट के थ्रू था, मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थे, तो मैंने वो मेरे को जो कन्वर्ट भी हो गया एक। उसके बाद भी था कि अगर नहीं होता है तो आप, ये तो नहीं है कि एक ही चीज़, क्योंकि सर एक टाइम के बाद ना आप उसी चीज़ को बार बार और फिर आपका कई चीज़ें होती हैं, मार्केट का सिनेरियो क्या है आज के टाइम जॉब्स के लेके, तो उसमें फिर आपको ये समझना पड़ता है कि आपको मतलब आपके पास बैकअप्स होने चाहिए। तो फर्स्ट प्लान इंजीनियरिंग सर्विसेज, प्लान बी गेट, प्लान सी मास्टर्स था सर। इस तरीके से आपने पूरा आइडियल बना के रखा। बिल्कुल, मतलब रियलिटी क्या है, रियलिटी चेक, मतलब ठीक है इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर करनी है, बाय चांस अब तैयार थे उस चीज़ के लिए। बिल्कुल सर। ओके, कैसे तैयारी करनी चाहिए अगर आप इसके बारे में बताने चाहेंगे तो? प्रीलिम्स के लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? जीएस पार्ट को, प्रीलिम्स जो टेक्निकल पार्ट है उसको कैसे तैयार करना चाहिए? सर अगर स्पेसिफिक देखें, जैसे पहले जीएस की बात कर लेते हैं, तो जीएस में क्या है, जैसे 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें से मैथ और एप्टीट्यूड तो आपको मतलब आप बेसिकली अगर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके साथ आप मतलब एप्टी, तो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आपका डिसेंट होगा, कुछ एरियाज़ में आप क्या इंप्रूव कर सकते हो, तो जैसे जैसे आप टेस्ट दोगे उससे आइडिया लग जाएगा। इसी तरह मैथमेटिक्स का है, आपने पढ़ा भी हुआ पहले भी, कॉलेज टाइम में पढ़ते हो, तो आप गेट के लिए भी पढ़ते हो, तो वो एरिया तो कवर हो जाता है। उसके बाद बचते हैं 8 सब्जेक्ट। अब 8 सब्जेक्ट में आपको जैसे करंट अफेयर्स है सर, करंट अफेयर्स के लिए क्या है ना, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आता है वो कहीं ना कहीं फैक्चुअल रहता है थोड़ा। फोर्ब्स 500 में इंडिया की कितनी कंपनी थी, या कुछ भी कि रिसेंटली कुछ गेम्स ऐड हुए उसमें से कौन सा गेम नहीं है, तो वो
बड़ा फैक्चुअल सा रहता है। तो आप उसके लिए एक ही चीज़ है कि या तो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ो, जो कि मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए मैं नहीं मानता कि जस्टिफाइड, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत कवर करना है। उसके अलावा सर मेरा जो था ना, मेरा ये था कि जैसे एक मटेरियल साइंस है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, एक स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी है, और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग डिज़ाइन एंड सेफ्टी था। ये 4 सब्जेक्ट क्या है कि कहीं ना कहीं आपके मैकेनिकल से कुछ एरियाज ओवरलैप करते हैं। जैसे मटेरियल साइंस तो कंप्लीट ओवरलैप करता है, कुछ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वो एक्स्ट्रा है थोड़ी। उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो भी एक तरह से थ्योरेटिकल सा सब्जेक्ट, और जो आप रिलेट कर सकते हो बेसिकली कोई भी काम से। इसी तरह स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ हैं, और इंजीनियरिंग ड्राइंग तो हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट ये और 2 वो, तो ये 6 सब्जेक्ट थे। ये तो मैंने मतलब अच्छे से किए थे सर। उसके बाद एथिक्स का था। एथिक्स का जैसे लास्ट ईयर क्या थी, लास्ट ईयर आई बहुत ही थ्योरीज आई कि जो है जस्टिस की थ्योरी, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो इस बार मैं सारी थ्योरीज बिल्कुल टिप्स पे जाके पेपर खोला तो सारा बिजनेस एथिक्स आया हुआ। अच्छा, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। आईसीटी है, आईसीटी में रिसेंट डेवलपमेंट है, आप मतलब नहीं कवर कर सकते उसका, क्योंकि अब रियलिटी आपको रियलिटी समझनी पड़ेगी क्या है। तो आईसीटी में रिसेंट डेवलपमेंट है, क्या सॉफ्टवेयर आया, कुछ नया आया, कौन सा कंप्यूटर आ गया, सुपर कंप्यूटर आ गया, तो वो चीज़ें आप, मैं तो नहीं मानता, क्योंकि आपको टाइम बड़ा लिमिटेड है सर, उसके लिए आप नहीं कर सकते। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन जो आपके वो है ना 2 तो वो फिक्स आपको करने हैं, तो वो 40 to 44 मार्क्स आपको देंगे 2 सब्जेक्ट। उसके बाद कहीं ना कहीं आप ना कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना, आप क्वेश्चन पढ़ो और ऑप्शंस पढ़ो। अगर ऑप्शंस भी पढ़ लोगे ना तब भी आपको पता लग जाएगा कि ये 3 अलग चीज़ें और ये जो एक आंसर है ना ये बिल्कुल अलग है। तो कहीं ना कहीं आप 80 की रेंज में अगर ये 3-4 सब्जेक्ट और अच्छे से कर लोगे ना, जो आपका जैसे इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल के कुछ और सब्जेक्ट्स ओवरलैप होते हैं, सिविल के हैं, सिविल के जैसे इन्वायरमेंट है, सिविल के साथ पूरा ओवरलैप करता है, तो वो आप उसके साथ कर सकते हो। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आईसीटी में वो बड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, तो वो उनके लिए, तो वो हर ब्रांच के लिए स्पेसिफिक वो कर सकते हो। तो अब मैंने मतलब ये पता था कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो इसमें कितने मार्क्स होने चाहिए। तो मेरा ये था कि यार कहीं ना कहीं 90 आ जाएं तो मेरा काम हो सकता है, बट मेरे को ये पता था कि मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं है कि मैं 90 ले आऊँ, और ना ही इतने टाइम में मैं कर सकता हूँ। तो मैंने उसी जो टाइम वहाँ से मैंने कट किया वो मैंने दिया फिर टेक्निकल पे। अब टेक्निकल में सर आपको ना बड़ा मतलब समझना पड़ेगा कि प्रीलिम्स का किस तरह का क्वेश्चन पेपर रहता है। कुछ नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, जैसे मैंने ये देख लिया था कि थर्मल आधा पार्ट आता है, आधा पार्ट डिज़ाइन और प्रोडक्शन, मैकेट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स। अब मैंने ये कर लिया कि मैंने मेंस का भी पेपर चेक किए हुए थे, तो कि थर्मल, तो मैंने थर्मल को बहुत अच्छे से कर लिया। मतलब थर्मल्स में ये मान लो अगर 75 आ रहे हैं तो मैं ऑलमोस्ट 65 to 68 क्वेश्चंस मेरे को करेक्ट अटेम्प्ट करने हैं। मैंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए कभी नहीं पढ़ी, मैकेट्रॉनिक्स मैंने कभी नहीं पढ़ी, रोबोटिक्स में मैंने मेंस के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन डीएच पैरामीटर का किया बस। उसके अलावा डिज़ाइन पार्ट मैंने बहुत अच्छे से किया था, वो जब मेंस की बात करेंगे तो उसमें डिटेल से बता दूंगा। प्रोडक्शन किया नहीं, जो सिर्फ गेट के लिए किया सर। अच्छा, जैसे थर्मल का मैंने था कि मेरे को 65 to 68 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और करेक्ट करने हैं, क्योंकि मैंने उधर प्रोडक्शन भी छोड़ा हुआ है, मैकेट्रॉनिक्स भी छोड़ा हुआ है। तो इसमें मैंने क्या किया, उस जैसे रिन्यूएबल नया ऐड हुआ है तो उसमें ना कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए मैंने बुक आती है BH खान, उसमें जो सोलर का पार्ट होता है, जो थ्योरेटिकल पार्ट था, क्योंकि प्री में रिन्यूएबल से थ्योरी ज़्यादा आती है, तो मैंने उस बुक को कम से कम 15 से 20 बार पढ़ा, बार बार, क्योंकि क्या है ना उस बुक से डायरेक्ट लाइन उठ के आ जाती है ऐसे कैसे क्वेश्चन बन के। तो उस बुक को मैंने पढ़ा, तो वो रिन्यूएबल में मैंने उसको मतलब फाइनल पेपर में मेरे ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन आए थे करेक्ट थे। तो इसमें बेसिकली आपको सर थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि प्री में आपको डेप्थ इतनी नहीं कवर करनी, बट आपको विड्थ बहुत ज़्यादा कवर करनी है। जैसे उसमें था एक ये हाइड्रोलिक्स आता, हाइड्रोलिक मशीनरी में ये था कि आपका बहुत ही मतलब जितना गेट के लिए पढ़ते हैं वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि गेट में हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होते हैं कि अगर पंप का है, पंप का क्वेश्चन क्या आएगा उससे मैं सोल्व कर लूँगा। बट जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स में देखोगे तो उसमें क्या आएगा कि यही पंप है, इसके कंपोनेंट क्या है, इसमें अगर फ्लो में गड़बड़ होगी, जैसे रेसिप्रोकेटिंग में वाइब्रेशन होती है, एयर वेसल है, उसका फंक्शन क्या है, अगर हमें फ्लो को कंटिन्यूस करना है तो उसके लिए हमें करना क्या होगा। पंप में जैसे आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट उसका क्लियर करना होगा। इसी तरह कुछ एरियाज थे जहाँ पे जैसे पावर प्लांट है, वो गेट में आप नहीं पढ़ते, गेट में तो सिंपल रैंकाइन साइकिल के न्यूमेरिकल कर लेते हो, बट इसमें आपको एक एक चीज़ जैसे कंपोनेंट है, कूलिंग टावर है, टरबाइन के ब्लेड है, उनकी शेप है, हर चीज़ आपको मतलब वो करनी है। तो थर्मल में तो मैंने कोई भी एरिया नहीं छोड़ा था कि थर्मल में तो मेरे को अटैम्प्ट करने हैं 95% से अबव करने अटैम्प्ट। इसी तरह तो वो जो मैंने उधर मैकेट्रॉनिक्स छोड़ी तो उसका मैंने वो रिस्क लिया
बट मैंने उसको इसमें कहीं ना कहीं वो कर दिया। तो जो टोटल मेरे मार्क्स थे और जो मैंने जीएस के लिए टाइम कट किया कि मैं उसको थोड़ा कम पढ़ूंगा, वो मैंने यहाँ पे इंश्योर किया कि मैं यहाँ पे कवर कर लूँ। तो मेरा जो स्कोर था, लास्ट ईयर भी मेरा प्री में अच्छा स्कोर था सर, इस बार भी मेरा उसमें 76 है जीएस में, और टेक्निकल में 192 है, जो कि एक डिसेंट स्कोर है। तो मेरा यही था सर, मतलब आपको एग्ज़ाम की डिमांड को समझना पड़ेगा कि प्रीलिम्स में यूपीएससी आपसे क्या चाहती है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया 2017 के बाद, पेपर नया आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर आप हेल्प कर सकता है आपका, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं टाइम आपके पास कितना है, उस लिमिटेड टाइम में आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो। तो वो फिर आपको एरिया आपको वो करने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि आइडियल टाइम क्या होगा? एक बार अगर कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो कितने दिनों में वो पूरा सिलेबस कवर करके तैयार हो सकता है? सर अगर मैं जैसे बात करूँ, मैकेनिकल में हमारे 12 से 15 सब्जेक्ट हैं और अगर जीएस के हैं 10, तो कहीं ना कहीं अगर जैसे मुझे लगता है कि सर मिनिमम 6 से 7 महीने तो आपको चाहिए प्रीलिम्स के लिए भी, क्योंकि आपको एक बेसिक आपको ना एक फाउंडेशन तो तैयार करनी होगी। क्योंकि आप जब तक आप चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी, तब तक आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को, मतलब न्यूमेरिकल में आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो मैं इस तरह सॉल्व कर लूँगा, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में जैसे 4 स्टेटमेंट है, तो उसके लिए आपको एक फाउंडेशन आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है 6 से 7 महीने तो आपको मिनिमम चाहिए सर इसमें। तो आपने जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कॉलेज से ही कर दी थी कि कॉलेज से निकलने के बाद स्टार्ट किया? मैंने सर कॉलेज में हल्का फुल्का मेरे को आइडिया लग गया था कि ये चीज़ें हैं, ये मेरा सिलेबस है, बट मैंने जो सही प्रिपरेशन, मेरी जो एक्चुअल प्रिपरेशन थी, वो मैंने सर 25 फरवरी 2020 को स्टार्ट की थी, जब मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था, वहाँ से रिज़ाइन किया, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। ओके, उसके बाद ही कर पाए थे। मेंस के लिए कब तैयारी करते थे आप? मतलब प्रीलिम्स के साथ साथ ही किया था कि जब क्लियर हो गया उसके बाद आपने तैयारी की? सर लास्ट ईयर जैसे मैंने प्रीलिम्स दिया था 18 जुलाई को था, तो मैंने, अब क्या होता है ना कि मैंने पेपर दे दिया, मैंने अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से आंसर की मैच की, मेरा एक स्कोर आ गया, तो उसमें अब जैसे सीट्स थी, लास्ट ईयर भी 39 सीट्स थी, तो उसमें आपको आइडिया नहीं लगता कि अब यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि 39 मान लो 40 हो गए, 7 टाइम्स वो बुलाते हैं 280, उसमें भी आपकी जनरल कैटेगरी है, तो आपका जो प्रोपोर्शनल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उतने, तो वो 20 दिन तो उसी में डायलेमा में रहा कि यार, बट मेरा ये था कि हो ना हो मुझे, क्योंकि बेसिकली अगर इस अटेम्प्ट में नहीं होगा तो अगले अटेम्प्ट में होगा, मेरे को प्रिपेयर तो करना है। तो 20 दिन तो वो डायलेमा रहा, लेकिन मतलब रिजल्ट आने से 2-3 दिन पहले ही मैं समझ गया कि यार जो हो गया, अभी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, स्टार्ट करते हैं, मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, अगर इस बार नहीं होगा नेक्स्ट टाइम हेल्प करेगा, बट एटलीस्ट गेट के लिए तो हेल्प करेगा ही। वो मैंने स्टार्ट कर दी थी, वो 2-3 दिन बाद रिजल्ट आ गया था प्रीलिम्स का, तो वो प्री क्लियर हो गया था, तो उसके बाद फिर वो आपका फुल फ्लेज्ड मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। उसके बाद लास्ट ईयर भी सर काफ़ी टाइम था, मतलब मैंने 31 अगस्त के आसपास स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन, और मेरा मेंस था 21 नवंबर को। मैंने अच्छे टेस्ट लिखे, मतलब बहुत अच्छी प्रिपरेशन की। अब वो बट था कि मेंस में मैं कुछ बड़ी बहुत ही सिली मिस्टेक्स होगी, तो वो होता रहता है एग्ज़ाम में, तो वो अदरवाइज मेरी प्रिपरेशन लास्ट ईयर भी बहुत अच्छी थी सर। लिख के बहुत प्रैक्टिस करते थे क्या? मतलब मेंस के लिए किस तरीके से करना चाहिए? अगर मेरे सामने बुक है तो बस उसको देखने से हो जाएगा, या फिर आपको खुद से लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए? अब सर जैसे मैं थोड़ा जर्नी का बताता हूँ, मैंने स्टार्ट की तो अक्टूबर तक, मतलब शुरू में तो मैं सिलेबस ही कवर कर रहा था, तो वो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही था। जैसे गेट आ गया, तो गेट में भी यही था कि आपको न्यूमेरिकल ओरिएंटेड, आपको क्या है ना, मिनिमम टाइम में और मिनिमम स्पेस में आप उसको सोल्व करोगे, क्योंकि लास्ट में आपको आंसर या तो टिक करना है या आपको फिल करना है, फाइनल आंसर मैटर करता है। उसके बाद गेट के बाद प्री आ गया, प्री में भी सेम, जो लास्ट ईयर का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का प्री था, उसमें भी सेम कि मेरे को बेसिकली ऑप्शन टिक करना है। तो वो अब जब प्री के बाद जब आप मेंस के लिए स्टार्ट करते हो, अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, अगर 4 लाइन का है ना, तो आप कोशिश कर रहे थे कि मैं लास्ट ही लाइन लिखूं, उसी में मैं सब कुछ कर दूं और मैं फाइनल आंसर निकाल दूं। बट अब आपको क्या करना था, उन 4 लाइन को आपको लिखना था। तो वो शुरू में ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे ही आपने भाई यहाँ पूरा मैंने लिख दिया, धीरे धीरे वो चीज़ें ग्रेजुअल इंप्रूव हुई। उसको मैंने, मतलब हर क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन हो बट उसको स्टेप बाय स्टेप, शुरू में तो ऐसा भी हो गया था कि मैं कुछ ज़्यादा ही लिखने लग गया था, कि जैसे मैं मेंशन करता था कि अगर यहाँ पे m है, m इज इक्वल टू मास है, p है जो ऊपर मैंने लिखा है, p प्रेशर है, v वॉल्यूम है। तो वो करना चाहिए कि नहीं कर सकते सर आप, इतना भी आपके पास टाइम नहीं है। मतलब आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि एक एग्जामिनर है, उसको क्या क्या तो वो बेसिक नॉलेज है, मतलब आपका एक प्रेजेंटेशन मैटर करता है
ये चीजें आप मेंशन नहीं कर सकते कि इतना आपके पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि आपको काफी अच्छा, ये नहीं है कि पूरा बुक लिख देना है हाँ उसके हाँ बिल्कुल लिए, बिल्कुल पर ये बिल्कुल रखना है कि वो हाँ। इजीली अब अंडरस्टैंडेबल उसको लिखने की बजाय मैं क्या करता, मैं एक डायग्राम बना देता था। जैसे थर्मोडायनेमिक्स का है, कोई प्रोसेस हो रहा है तो मैं उसी को मान लो या तो पिस्टन सिलेंडर से या ओपन फ्लो है तो मैं उसको एक नोजल डिफ्यूजर किसी भी तरह का, तो मैं उसको डायग्राम बना के मैं उसको वहां लिख देता था। तो वो क्या है ना, वो एक आपको एक छोटे डायग्राम में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती थी। तो नो डाउट मैं लिखता था गिवन क्या है, उसके बाद अजम्पशंस क्या क्या हैं, बट आपको ये चीज़ धीरे धीरे समझ में आएगी क्या चीज़ मेरे को कट करनी है, क्या नहीं लिखना और क्या लिखना है। मतलब उसको मैं फिर लिख के देखता था सर, क्योंकि उसको ना जो अभी तक गेट में मैं जो 4 लाइन के क्वेश्चन को 1 लाइन में कर रहा था ना, उसको अभी मेरे को 4 लाइन में लेके आना था। कि अगर मैं मान लो मैं खुद ही चेक कर रहा हूँ मेरा पेपर, तो मेरे को ना ऐसे एक सिस्टमेटिक लगना चाहिए कि अगर 4 पार्ट हैं तो एक पार्ट का भी आंसर तक पहुंचने में मेरे को अगर 3 चीज़ें और निकालनी है पहले, तो वो एक सिस्टमेटिक होना चाहिए कि ये मैंने ये निकाला, उसके बाद मैंने ये निकाला, उसके बाद मैंने ये निकाला, उसके बाद मैं यहाँ आंसर पे पहुंचा। तो वो एक जो प्रेजेंटेशन है वो मैटर करती है सर। प्लस आपका क्या है ना, आपके मतलब जो फंडामेंटल्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने, प्रीलिम्स में गेट में हम क्या कर सकते हैं, अच्छा इस मेथड से आंसर नहीं आया तो दूसरा मेथड लगा लेते हैं, दूसरे से आंसर नहीं आया तीसरा मेथड लगा लेते हैं। तो वो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास स्पेस भी वही है। ऐसा नहीं कि आप काट के अगले पेज पे लिख सकते हो, आपके पास वही स्पेस है। तो आपके फंडामेंटल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, जिससे आप उसको समझ सको कि हाँ मेरे को ये करना है इस क्वेश्चन में, और उसी को आपको फिर टाइम भी है कि आपको 3 घंटे में, ये मान लो कि मतलब बहुत रेयर चांस है कि आप फुल तो अटेम्प्ट कर लो, मैं तो नहीं कर पाया सर दोनों अटेम्प्ट में, बट आपको मतलब मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है आपको कंपटीशन में रहने के लिए। तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, क्या क्या लिखना है, तो वो चीज़ें इट्स नॉट अ 1 डे प्रोसेस, इसमें आपको टाइम लगता है 2 महीने 3 महीने 4 महीने, ये एक प्रोसेस था। बेसिक डिफरेंस क्या रहता है पर्सन जो सिलेक्ट होता है और जो नहीं हो पाते हैं सिलेक्ट, उनके बीच में क्या डिफरेंस आपको लगता है? मैं दूसरों का तो नहीं बता सकता, मैं खुद का बता सकता हूँ कि जैसे मैंने कंपटीशन तो मैंने पहले भी प्रिपरेशन किया, जैसे जेई के टाइम था और अभी मैंने कंपटीशन तैयार किया, उस टाइम भी ऑलमोस्ट इट वाज 2.5 ईयर जर्नी, अभी भी इतना ही 2.5 ईयर जर्नी। तो उस टाइम सर जो चीज़ें मेरे को अभी लगा कि जो चीज़ें मेरे लिए काम की, तो मेरा सबसे पहले तो था डिसिप्लिन सर, डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा था। उसके बाद कंसिस्टेंसी मेरी इतनी थी सर कि मैं जब ब्रेक लेता था, मैं ब्रेक लेता था एग्ज़ाम के बाद। जैसे गेट हुआ, अब मैंने 15 दिन का ब्रेक ले लिया कि अब 15 दिन में बिल्कुल रिकवर करूँगा, बुक को हाथ नहीं लगाऊंगा। बट जब मैं स्टार्ट करता तो उसके बाद और नेक्स्ट एग्ज़ाम के बीच, उसमें कोई रेयर ऐसा दिन होता था जिस दिन मैं मिनिमम ना पढ़ा हूँ। उस ड्यूरेशन में कभी ऐसा नहीं था कि चल आज नहीं पढ़ते यार। क्यों आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं आते क्या? मैं आपको जनरल प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ जो नॉर्मली आता है। त्योहार आते हैं बीच में, ठीक है, दूसरा शादी होती है किसी ना किसी की एकदम क्लोज वाले की, है ना, फिर उसके बाद किसी की तबीयत खराब है, खुद की तबीयत खराब है, कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, कुछ इमरजेंसी है, ये सब आपके साथ नहीं आता था? आता तो होगा, तो आप कैसे डील करते थे? सर मैं 1 by 1, जैसे एक तो ये था कि तबीयत का था, तो तबीयत का अब इसको आप दूसरे तरीके से सोच के देखो। मान लो कई बार ऐसा हुआ कि मान लो मेरे को फीवर है, तो मैं ऐसे सोचता था कि यार अगर एग्जाम डे के दिन फीवर हुआ तो अगर उसमें तो मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन पढ़ो, बट एटलीस्ट मिनिमम 3 से 4 घंटे तो पढ़ो। क्या पता एग्जाम डे के दिन आप फीवर हो, क्योंकि आप बाद में किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सभी एंड रिजल्ट देखते हैं कि आपने आपकी जर्नी से किसी को ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, आपका एंड रिजल्ट क्या वो मैटर करता है। तो एक सोशल का था, सोशल लाइफ की, जैसे वो था, जैसे अभी एक भाई की शादी थी मेरी, तो वो ऐसा टाइम में आएगी, मेरे जो इस बार प्री था उसके बाद थी, तो वो जो मैं ब्रेक ऑलरेडी मैंने लिया हुआ था तो उसी में हो गई थी। और उसके अलावा सर जो सोशल गैदरिंग है उसमें क्या था ना, एक तो कोविड था, वैसे ही आपका थोड़ा सा कम था, और प्लस क्या है ना, थोड़ा सा मैं मतलब मेरे को थोड़ा जानते भी कम और मैं थोड़ा कम ही मतलब सोशल हूँ, तो बड़ा मेरा जो फ्रेंड सर्कल भी है वो भी बड़ा छोटा सा सर्कल है। तो इन चीज़ों में, और जब मैं जो मेरी प्रिपरेशन फेज था इसमें मैं टोटल सोशल मीडिया से तो बिल्कुल कट था। मैं अपने बस, क्योंकि एक तो कोविड था, कोविड की वजह से मैं घर से ही प्रिपेयर कर रहा था, तो जो मेरा सर्कल था बस वो एक फैमिली थी, तो मैं वहीं पे एक सीमित था। और एक बड़ा कॉमन सा, मतलब अभी मैं जैसे मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ, मतलब जो जूनियर्स हैं कि सर ये बता दो, तो उनका भी बड़ा कॉमन सा रहता है कि प्लान कर लेते हैं कि चलो कल सुबह ना 8 बजे उठ के पढ़ाई करेंगे। तो उसके बाद अब वो एक दिन में नहीं होता, अब वो मान लो उठ गए 8 बजे नहीं उठ पाए, वो 10 बजे उठ गए, तब अब उनका क्या रहता है कि यार आज का और दिन खराब हो गया, 8 बजे शुरू करना था, अब 10 बज गए, छोड़ो अब नहीं, अब कल 8 बजे कल से स्टार्ट करेंगे। अब ये मेरे साथ भी हुआ शुरू में, बट उसी चीज़ को ना अब आप
प्रॉब्लम्स तो आपके पास हज़ार हैं, अब आपको सॉल्यूशन भी खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। तो मैं अभी भी उनको भी यही बोलता हूँ, और मैंने भी खुद यही सोचा कि यार अब जैसे मैं 8 बजे मेरा प्लान था, मैं 10 बजे उठा, 11 बजे उठ गया, तो अब मैं ये सोचता था कि यार चलो, अब मैं जो हो गया वो तो हो गया, अब मैं 11 बजे के बाद जो मेरा टाइम बचा है ना, उसको मैं कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। तो मेरा तो कई बार ऐसा होता था कि जब मैं 11 बजे उठ के पढ़ा हूँ, बाकी टाइम में मेरी एफिशिएंसी रिलेटिव टू अगर मैं 8 बजे उठ के जो नॉर्मल पढ़ता था, कई बार वो ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो होता ना आपके प्रेशर की, यार मैं ऑलरेडी वेस्ट कर चुका हूँ, तो अभी जो टाइम बचा है ना, इसको मेरे को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। और तीसरा मेरा सबसे इंपॉर्टेंट था सर कि मतलब जो पहले की जर्नी और अभी की जर्नी में ये था कि मैं खुद से इस बार बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट था, क्योंकि मेरा ये था कि मेरे को किसी को कोई कुछ प्रूव नहीं करना। मेरे को फैमिली है, फैमिली आपको हमेशा सपोर्ट करेगी। मेरा ये, आप एग्ज़ाम में मतलब आप 100 बहाने दे सकते हो कि यार मेरा ना प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी थी, बट एग्ज़ाम वाले दिन मेरा कुछ ऐसा हो गया कि कुछ ऐसी चीज़ें होगी, तो उस वजह से मेरा एग्ज़ाम बिगड़ गया। तो आप फैमिली आपकी बात मान लेगी कि हाँ यार वो की है, लेकिन आप कभी खुद से मतलब ये पूछो कि यार ऐसा रियलिटी ये थी क्या। तो मतलब ऐसा था कि मतलब मैंने जितने एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देने के बाद मतलब मेरा अच्छा रिजल्ट तो अभी आया, बट पहले भी एग्ज़ाम दिए, तो मतलब किसी भी एग्ज़ाम के बाद मुझे कभी ऐसे पर्सनली नहीं लगा कि यार थोड़ा सा और एफर्ट मार देते ना तो क्या पता बेटर रिजल्ट होता। मेरे को हमेशा ऐसे लगा कि यार जितना मैं कर सकता था ना, मैंने उससे फालतू ही किया। अब जो भी रिजल्ट आएगा एक्सेप्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट प्रिपेयर करेंगे। तो मेरा ये था कि दूसरा क्या सोचता है मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुद से बड़ा मेरे को ईमानदार रहना है। खुद से जितना ज़्यादा ईमानदार होऊंगा ना, तभी मैं अपनी वीकनेसेस को आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और जितना ऑनेस्ट रहोगे ना, आपको अपनी वीकनेसेस का पता लगेगा। उनको छुपा के भी आप दूसरों से छुपा सकते हो, लेकिन खुद से छिपाओगे तो आपका लॉस ही होगा। तो ये 3 चीज़ थी सर, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, और बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अगर हम लोग अब प्रिपरेशन करते हैं, उसके बीच में टेस्ट सीरीज़ कितना इम्पोर्टेंट रहता है, आप कैसे यूटिलाइज करते थे, उसके बारे में बताइए। सर जैसे पहले था 2017 से पहले का जो पैटर्न था, तो उसमें तो क्या था कि ऑलमोस्ट 50-60% पेपर रिपीट हो जाता था। बट अब क्या है ना, क्वेश्चन पेपर नया आ रहा है, तो अब आप PYQ को एज ए सोर्स तो यूज़ कर सकते हो, बट आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा और सोर्स चाहिए जहाँ से आप और एरिया कवर कर सको। तो उसके अलावा तो ये बचता है कि आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर लो, बट उसको तो आपके पास टाइम कंस्ट्रेन कर नहीं सकते। तो फिर जो आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ में मान लो आपने 50% स्कोर कर लिया, तो जब 50% तो आपने करेक्ट कर दिए, बट जो रेस्ट ऑफ द 50% बचे ना, वहाँ से आप, क्योंकि डायरेक्ट तो आप बुक पढ़ोगे, आप वही चीज़ बार बार पढ़ोगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, या आप रिवाइज करोगे वही चीज़ बार बार रिवाइज करोगे आप जो ऑलरेडी आपने रिवाइज की हुई है। तो आपको कुछ नया करने के लिए ना, आपको पहले प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम क्या है, जो टेस्ट सीरीज में 50% जो क्वेश्चन बच गए, वहाँ से अब आप वापस जाओ, वहाँ से देखो कि ये किस एरिया से है, ये किस एरिया से, तो वहाँ से आपका जो एरिया जो आपको कवर करना है ना, वो कवरेज बढ़ जाएगी। तो टेस्ट सीरीज का सर ये तो है ही है कि आप कितना सोल्व कर रहे हो, नो डाउट आपको इंप्रूव करना है डे बाय डे, बट जो नहीं कर रहे उससे जो आप रिवर्स जो आओगे ना, तो उससे आपका बहुत एरिया इंप्रूव हो सकता है। क्योंकि जैसे GS है, GS तो टोटल न्यू है, उसका तो कोई PYQs भी नहीं है अभी तक, इतना कोई मतलब 4-5 साल के हुए हैं, तो उसमें टेस्ट सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उससे आपको क्या होगा ना, जैसे टेस्ट दोगे आपको नए एरियाज़ का आइडेंटिफाई होगा, तो उससे आपकी कवरेज बढ़ेगी बेसिकली, और प्रीलिम्स में आपको कवरेज ही बढ़ानी है सर। ये बताइए कि अगर 1 महीने बाद है प्रीलिम्स, तो 1 मंथ की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, और एग्ज़ाम पास आ गया 1 वीक की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, और साथ साथ में जस्ट 1 डे बिफोर द एग्ज़ाम क्या रहना चाहिए? सर जैसे अभी अगर 1 मंथ है, 1.5 मंथ के आसपास है, 19 फरवरी को प्रीलिम्स है, तो अभी तो मैं ये कहूँगा कि आप क्वांटिटी के पीछे मत भागो, अभी क्वालिटी के पीछे भागो। जितना आपने किया है, अगर आपने 80% भी कवर किया है ना, तो उससे भी आप, अगर उससे आपकी आउटपुट अगर उसकी 80% की भी अगर आप मान लो उसमें से अगर 90% आप करेक्ट कर देते हो, तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा। तो अभी मैं यही कहूँगा कि आप क्वांटिटी के पीछे मत भागो, जितना आपने किया है, क्योंकि अभी ये ना सबसे बड़ा क्रिटिकल फेज होता है। आपने जो ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन की है ना, अगर यहाँ पे आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो आपको वहाँ पे डीमोटिवेशन फील होने लग जाता है कि यार ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। तो ये एक तो आपको कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है, कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा यही है कि आप, उसका यही तरीका है कि आप अब क्वांटिटी के पीछे मत भागो। क्वांटिटी ऑलरेडी आपने बहुत कर चुके हो, जितनी आपने की है अभी तक, अगर आप उसको भी अगर ऑप्टिमम आप उसमें से आउटपुट दे सकते हो, तो आपका नो डाउट बहुत अच्छा जाएगा।
तो 1 वीक है, उसमें आप नया तो कुछ नहीं पढ़ना, आपको जो पढ़ा है बस उसी को बार बार रिवाइज करते रहो। आपने जो टेस्ट हैं, टेस्ट से आपने कुछ आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए होंगे या कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मार्क किए होंगे, कुछ नया जो आपने ऐड किया है बस उसको देखो। और बस जो आपका सीटिंग है ना, एटलीस्ट जैसे प्रीलिम्स से 10 से 12, 2 से 5 होता है, तो आप उस टाइम पे एटलीस्ट टेबल पे बैठो, टेबल चेयर पे बैठो, जो भी आप रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम में आपको एक प्रॉपर आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और 1 डे तो मैं ये कहूँगा सर, रिलैक्स करो, जो खुद ने आपने मेहनत की उस पर भरोसा रखो सर। देखो नर्वसनेस तो होगी, जब तक एग्जाम क्वेश्चन पेपर हाथ में नहीं आएगा, उससे पहले जो आप OMR में अपना नाम रोल नंबर भरोगे, नर्वसनेस होगी। क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा तब भी नर्वसनेस होगी, क्योंकि वो 1-2 मिनट तक आप खोल नहीं सकते। बट जब जैसे ही चीज़ें जैसे जो हर किसी का अपना पैटर्न होता है क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने का, तो वो जैसे करोगे उसके बाद आप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाओगे। इंटरव्यू के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि आप अच्छे से जानते होंगे आपके साथ क्या क्या हुआ था, कैसे एक्सपीरियंसेस थे और कैसे इसको अच्छा करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। तो देखो इंटरव्यू मेरा जैसे लास्ट ईयर में मेंस तक ही रह गया था, इंटरव्यू नहीं हो पाया था। इस बार मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और मेरे को मार्क्स भी, मैं तो ये कहूँगा थोड़े एवरेज से भी कम ही मिले, मेरे को 96 मार्क्स मिले। तो मैंने मतलब ये सुना था कि टेक्निकल नॉलेज आपकी टेस्ट हो चुकी है, अभी आपकी एक तरह से पर्सनैलिटी देखी जाएगी। और पर्सनैलिटी का मेरा ये था कि सर मैं काफ़ी नो डाउट कॉन्फिडेंट था, मतलब नर्वसनेस तो मेरे को ऑलरेडी, मेरे पास अच्छी जॉब थी तो नर्वसनेस तो बिल्कुल भी नहीं थी, मैं बिल्कुल रिलैक्स था। स्टिल टेक्निकल में भी कुछ टेक्निकल में मतलब 1-2 क्वेश्चन में आंसर नहीं कर पाया, अदरवाइज मैंने मतलब ज़्यादा नहीं तो 70% क्वेश्चन आंसर कर दिए थे। बट उसका मैं अभी भी कभी कभी सोचता हूँ सर कि कहाँ गलत हुआ। ये बता दीजिए कि वहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली, कि अगर किसी को प्रिपेयर करना है तो इन चीज़ों को तो देख के चले ही जाना। सर जैसे मेरा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, उन्होंने देखा प्रोफाइल देखी कि अभी ऐसे ऐसे कि आपने यहाँ पे जॉब छोड़ी 2020 में। मैंने कहा सर हाँ छोड़ी। फिर उन्होंने पूछा कि आपने क्यों छोड़ी, तो मैंने वो एक्सप्लेन किया। उसके बाद फिर मैंने उनको अपनी जर्नी बताई कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, उसके बाद मेरा टारगेट यही था, अभी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। तो फिर वो उस ऑर्गेनाइजेशन पे चले गए कि उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या रोल होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आ गई। उसके बाद सर फिर टेक्निकल स्टार्ट हुआ। स्टार्ट तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हुआ कि कंप्रेशन प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। फिर थ्रोटलिंग आ गया। थ्रोटलिंग प्रोसेस से क्या हुआ, थ्रोटलिंग फिर बोला उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, VCRS में चले गए। VCRS से फिर वो VCRS पे कुछ क्वेश्चंस हुए, उसकी साइकिल होगी, उसमें जैसे कंडेंसर और इवेपोरेटर में प्रेशर डिफरेंस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, कैसे क्या क्या होता है। उसके बाद फिर वही बोला हमें कंप्रेसर हटाना है, तो फिर वो VARS हो गया, एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो गया। उससे फिर उनका कंपैरिजन हो गया। तो मतलब क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकलते गए। फिर दूसरे थे सर, तो मेरा हॉकी में काफ़ी रहा है, तो उन्होंने हॉकी का थोड़ा पूछ लिया, हॉकी क्रिकेट का। तो थर्ड पैनल थे, जो थर्ड टेक्निकल मेंबर थे, उन्होंने भी बेसिक जो मेरी जॉब से रिलेटेड थे बेसिक क्वेश्चंस पूछे। मतलब एक डिसेंट इंटरव्यू था मेरे हिसाब से, मतलब कॉन्फिडेंस भी था। तो वो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता सर कहाँ कमी रहेगी, वो मुझे खुद ही सोचना पड़ेगा। उसके बाद मैं किसी को बता सकता हूँ कि हाँ इन एरियाज़ में मेरी कमी रहेगी, तो आप यहाँ इंप्रूव कर सकते हो। तो अभी तो इस चीज़ में तो मैं कुछ भी सजेस्ट नहीं करूँगा। तो ये जो जर्नी थी आपकी, इसमें तो कई अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे आपके लाइफ में, कैसे हैंडल करते थे उन डाउन्स को आप, कौन आपको सपोर्ट करता था, और एस्पिरेंट्स जो तैयारी करते हैं उनके लाइफ में भी आता होगा, तो उनको कैसे करना चाहिए? कोविड था, कोविड सेकंड वेव से निकल गए। उसके बाद सर जैसे टेस्ट सीरीज़ का था कि हर रोज़ आपने टेस्ट दिया, उसके बाद मार्क्स कम आ गए तो उससे नेगेटिव हो गया। तो मैं तो क्या करता था कि जैसे मैंने कभी पढ़ते वक्त तो ऐसा हो गया कि बिल्कुल ही माइंड आपका काम नहीं कर रहा, तो मैं मैक्सिमम टाइम मैं घर ही रहा हूँ, तो मैं बुक बंद कर देता था, फैमिली के पास जाके बैठ जाता था। या मैं अपने अगर तब भी कुछ ऐसा हो गया कि अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना, या तो फैमिली से बात कर लो, या फिर मैं खेत में चला जाता था। तो वहाँ बिल्कुल एकांत में बैठता हूँ, आराम से 1-1.5 घंटे बैठा। बेसिकली जो आपके माइंड में चल रहा है उसको आपको एक बार निकालना है, कुछ नया एक फ्रेश आपको माइंड में लेके आना है, जिससे आप थोड़ा सा एक नई एनर्जी आ जाए। तो मैं ये मानता हूँ सर, अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो उसमें आपको ये ब्रेक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो फिजिकल अगर आप एग्जॉशन हो जाता है ना, तो उससे आप रिकवर कर सकते हो कि आपने 5 दिन का रेस्ट लिया, आप रिकवर कर गए। बट अगर आप मेंटली एग्जॉस्ट हो गए ना, उससे आपको रिकवर करने में बहुत लंबा टाइम लग सकता है। तो आपको इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप छोटे छोटे ब्रेक्स लो। अगर आपका बिल्कुल ही आप कुछ नहीं सोच पा रहे हो या बिल्कुल ही मेंटली एग्जॉस्ट हो गए, तो आप ब्रेक ले लो, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो या कहीं एकांत में चले जाओ जिससे। और मैं थोड़ा घर पे पशु रखते हैं, हम गाय रखते हैं, तो उनके साथ बड़ा टाइम स्पेंड करता था। तो उससे मेरा क्या था ना कि बिल्कुल एक फ्रेश माइंडसेट, उसके बाद दोबारा स्टडी टेबल पे आओ, एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट कर दो। लास्टली एक और क्वेश्चन है कि रिवाइज कैसे करना चाहिए, रिवीजन के लिए क्या प्रोसीजर रखना चाहिए, आप क्या रखा करते थे?
सर इसमें देखो कुछ परफेक्ट तो कुछ नहीं होता। मैं भी मतलब हर चीज़ में क्या था, मैं शुरू में मैं थोड़ा प्लानिंग में मतलब उतना मैं एफिशिएंट नहीं हूँ सर, प्लानिंग इतना अच्छे से मैं नहीं कर पाता। तो मेरा ये था कि शुरू में मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि यार जब मुझे रिवीजन करना है तो मैं पूरा, जैसे थ्योरी ऑफ मशीन है तो मैं पूरा थ्योरी ऑफ मशीन एक साथ रिवाइज करूँगा। तो मैं क्या करता, क्लास नोट्स उठाए, उसके बाद मैंने मैकेनिज्म जैसे रिवाइज कर लिया, उसके बाद गियर्स रिवाइज कर लिया, वाइब्रेशन रिवाइज कर लिया। तो वहाँ तक आते आते क्या होता है कि आप वो हो जाता है कि यार नहीं, वो आपकी एफिशिएंसी भी डाउन हो जाती है। तो मैं हर बार रिवाइज करता था। पहले 3 टॉपिक तो बहुत अच्छे रिवाइज हो जाते थे, उसके बाद आपका कम होता जाता है। तो जो लास्ट के पार्ट थे ना, वो जैसे जायरोस्कोप है, बैलेंसिंग है, गवर्नर है, डायनेमिक एनालिसिस, स्लाइडर क्रैंक है, फ्लाई व्हील, तो वो मतलब कभी वो रिवीजन हो ही नहीं पाया। तो वो एक टाइम के बाद समझ में आया कि नहीं यार ये मैं गलत कर रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर मैंने वो थोड़ा चेंज किया कि नहीं, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको इस टॉम को मैं 3 से 4 हिस्सों में तोड़ लेता हूँ। कि जैसे इसको मैंने मैकेनिज्म और गियर को एक साथ रखा, फ्लाई व्हील, बैलेंसिंग और मैंने उसको डायनेमिक एनालिसिस को एक साथ रखा कि मैं एक बार इनका रिवीजन करूँगा, एक बार इनका रिवीजन करूँगा। फिर मैंने फिर टेस्ट दिए, फिर भी कुछ एरियाज में क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे। फिर मैंने और सोचा कि यार अब क्या प्रॉब्लम रहेगी। फिर देखा कि जैसे मान लो मैं डायनेमिक एनालिसिस, उसके बाद फ्लाई व्हील के बाद गवर्नर, ये 3 चीज़ें मैं लाइन में रिवाइज कर रहा हूँ। तो मैं रिवाइज वही कर रहा हूँ मैं जो मैं हर बार रिवाइज कर रहा हूँ, कुछ नया एडअप नहीं हो रहा। तो फिर मैंने देखा कि क्वेश्चंस क्यों नहीं हो रहे। फिर देखा कि कुछ एरियाज, जैसे जायरोस्कोप है, जायरोस्कोप में आप पहले शाफ्ट की पढ़ते हो, उसके बाद मतलब शाफ्ट इन बियरिंग पढ़ते हो, उसके बाद आप शिप की पढ़ते हो, एरोप्लेन की पढ़ते हो, 4 व्हीलर की पढ़ते हो, 2 व्हीलर की पढ़ते हो। तो मैंने शाफ्ट की पढ़ ली, शिप की पढ़ ली, एरोप्लेन की पढ़ ली। लास्ट में क्या होता है, 2 व्हीलर की, अरे ठीक है हो जाएगा, देख लिया और छोड़ दिया। अब वो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। अब वो जो ऐसे सोच के छोड़ा हुआ था ना कि अरे हो जाएगा, कर लेंगे, अब वहाँ पे वो आप इक्वेशन लिख नहीं पाओगे पूरी। आप वो बैलेंसिंग की मतलब वो एक जो इक्वेशन होती है जहाँ से वो थीटा निकलता है, वो नहीं लिख पाओगे। तो फिर मैंने देखा कि यार अब डायरेक्ट तो रिवीजन हो गया, अब मेरे को उल्टा आना पड़ेगा। टेस्ट सोल्व किया, टेस्ट में देखा कि यार इस टॉपिक का मेरे से अभी भी नहीं क्वेश्चन हो रहे। तो फिर मैं वापस आता था, फिर वो सिर्फ वो स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ता था। जैसे मेरे को थर्मोडायनेमिक्स में इरिवर्सिबिलिटी वाले और एंट्रोपी वाले पे पार्ट में मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, कई बार क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने स्टैंडर्ड बुक उठाई, उसमें से सिर्फ यही टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा, इसके क्वेश्चन सोल्व किए उसी बुक के जो सोल्व थे, अनसोल्व थे। तो फिर वो मतलब ये मेरा 3rd स्टेज था। सबसे पहले पूरा एक साथ मैंने कहा नहीं काम कर रहा, फिर मैंने उसको 3-4 पार्ट में तोड़ा, मैं यार अब भी कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे। फिर मैं उल्टा आया कि अब यार अब ऐसे तो मैं जो पढ़ूंगा वही पढ़ूंगा जो मैं बार बार पढ़ रहा हूँ। तो मेरे को अगर कुछ नया एडअप करना है तो मेरे को क्वेश्चंस के थ्रू आना पड़ेगा। फिर मैं क्वेश्चंस के थ्रू आया, उससे मेरे जो नई चीज़ें ऐड हुई, तो वहाँ से मेरा वो परफेक्ट मेरा रिवीजन प्लान हुआ। सो अब पढ़ाई की बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, अब लेट्स मूव ऑन टू आवर फन राउंड, दैट इज़ द रैपिड फायर राउंड। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछते जाऊंगा, जो भी चीज़ आपके दिमाग में सबसे पहले आएगी वो आपको जवाब देना है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको मौका मिले किसी सेलिब्रिटी से मिलने का जो इस दुनिया में अभी नहीं है, तो आप किन से मिलना चाहेंगे? इस दुनिया में नहीं है? नहीं है, हाँ सर मतलब मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ सर अटल बिहारी वाजपेयी जी से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनसे मिलने का मन है। ओके, अगर आपके सामने जीनी आ जाए और आपको 3 विशेस मिले तो आप क्या मांगेंगे? विशेस तो कुछ नहीं है। बिल्कुल अटक ही गए, क्या मांगेंगे? सोना, चांदी, हीरा, घर, जवाहरात, क्या मांगेंगे? सोचिए। ऐसे वो बड़ा कुछ सोचा ही नहीं था, कुछ ऐसा मतलब एक ऐसा दिमाग में रहता है कि कुछ मेरे को ऐसी पावर दे दे कि मैं मतलब इनविंसिबल, मतलब गायब हो जाऊं मैं। अच्छा, गायब? हाँ, उसके बाद तो मैं खुद ही करूंगा जो मेरे को करना, जो मेरे दिमाग में आता रहता है। मतलब एक विश पूरी कर दो बस। ओके। कोई एक ऐसा ऐप जो आपके बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है पर आपको उसको रखने का मन नहीं? टेलीग्राम। ओके। एंड कोई फूड जो आपको बहुत पसंद है, दिन भर रात भर खाने के लिए मिल जाए बस? आप खीर और चूरमा। खीर और चूरमा, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको मौका मिले कि आप अपना नाम चेंज कर सकें तो करना चाहेंगे और क्या रखना चाहेंगे? सर एक्चुअल में मेरा नाम अभी हरी सिंह है, और अभी जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में आया तो उन्होंने, जो दोस्तों ने, उन्होंने मेरा नाम रख दिया अब हरीलाल। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नाम चेंज करना हो तो हरी सिंह की जगह हरीलाल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे आंसर्स देने के लिए। हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है, प्लीज़ एक्सेप्ट करिए। थैंक यू सर।
थैंक यू सो मच हरी, इतना अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए और अपने सारे सीक्रेट्स और व्यूज शेयर करने के लिए। एक फाइनल मैसेज चाहिए आपकी तरफ से हमारे एस्पिरेंट्स को, ताकि वो भी आपकी तरह एक ऑफिसर बन सके। मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा, जो मेरी लर्निंग रही है कि सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इस एग्ज़ाम को, क्योंकि ये नहीं है कि एक T20 गेम नहीं है, ये एक टेस्ट मैच है। तो आपको हर रोज़ आपको लड़ना होगा, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, डाउन आएंगे, उनको फेस करना होगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि जो आपको हेल्प करेगी वो ये है कि बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल व्यू पॉइंट देने के लिए। हमारे यहाँ एक प्रथा है कि आप एक नेक्स्ट टॉपर को टैग करते हैं ताकि वो भी आकर यहाँ पर अपनी लर्निंग शेयर कर सकें। किन को टैग करना चाहेंगे आप? मैं टैग करूँगा नितिन गर्ग को, जिन्होंने मैकेनिकल स्ट्रीम में ऑल इंडिया रैंक 16 हासिल की है इस बार। तो मैं चाहूँगा कि वो यहाँ आए। सर आपको इनवाइट करती है CTwT टीम, ताकि आप भी यहाँ पर आएँ और हमारे साथ एक इंटरव्यू करें। सो विल मीट सून एंड थैंक यू सो मच, आप इतना सारा टाइम दिए एंड अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड जल्द ही हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।